मेरे जाने के बाद मेरे विचारों को तुम्हारे पास आने दो, जैसे सूर्यास्त के बाद की उत्तर दीप्ति चांदनियों की शीतलता में बनी रहती है। ये शब्द मैंने लिए हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं से, जो उनके साहित्य के माध्यम से आज भी सच होते आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। इस चैनल पर हम रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ बेहतरीन किताबें जो अंग्रेजी और हिंदी में भी अनुवादित होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप भी उत्सुक है ऐसी किताबों के बारे में जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी श्रृंखला की आज की किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई चौखेर वाली। रविंद्रनाथ जी ने ये कहानी लिखना शुरू किया था सन 1898 में और सन 1903 में ये कहानी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। मूलतः ये बंगाली में लिखी गई है, लेकिन इसके अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। इसके हिंदी अनुवाद का नाम है आँख की किरकिरी, लेकिन जो अनुवाद मैंने पढ़ा है वो है इसका अंग्रेजी अनुवाद, जिसे अनुवादित किया है राधा चक्रवर्ती जी ने। उनका नाम मैं खास करके इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्वच्छ, सुंदर और सटीक अनुवाद किया है मूल बंगाली रचना का। उन्होंने कुछ-कुछ शब्द जानबूझ के बंगाली में ही रखे हैं, जिससे बंगाल की संस्कृति और वहाँ के रिश्तों की परंपरा दिखाई देती है। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो इसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किताब की कहानी और लेखन शैली के बारे में। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं। एक है महेंद्र, महेंद्र की पत्नी आशालता, महेंद्र का सबसे करीबी दोस्त बिहारी और चौथा और मुख्य किरदार है बिनोदिनी का। महेंद्र कोलकाता के एक सधन कुटुंब में जन्मा हुआ थोड़ा-सा स्वार्थी, अपने आप को ज़्यादा महत्व देने वाला व्यक्ति है, जो अपनी माँ राजलक्ष्मी और अपनी काकी अन्नपूर्णा के साथ रहता है। महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी की ये इच्छा रहती है कि महेंद्र की शादी बिनोदिनी से हो, जो उसके सहेली की बेटी है और उसी के गाँव से बिलॉन्ग करती है। बिनोदिनी एक सुंदर और तेज़ लड़की है, वो शिक्षित है, पढ़ना-लिखना जानती है और बाकी के कला-कुनों में भी निपुण है। महेंद्र शादी के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन जैसे-जैसे शादी का दिन नज़दीक आता है, वैसे उसकी बेचैनियाँ बढ़ती है और वो शादी से मुकर जाता है और ये प्रण कर लेता है कि उसे शादी ही नहीं करनी। महेंद्र के इस प्रण के आगे उसकी माँ की कुछ नहीं चलती, लेकिन वो ये समझ जाती है कि तय हुई शादी ना होना बिनोदिनी के लिए और उसके खुद के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। इसीलिए वो महेंद्र के दोस्त बिहारी से ये निवेदन करती है कि वो बिनोदिनी से शादी कर ले। सामान्यतः महेंद्र की माँ की कोई बात ना टालने वाला बिहारी, जो एक परोपकारी इंसान है, दूसरों का ख़्याल करना, दूसरों की ज़रूरतें, उनकी भावनाओं का कदर करना जानता है, लेकिन शादी के इस प्रस्ताव से ये कहकर मना कर देता है कि जिस लड़की को महेंद्र ने ना किया हो, उसे वो स्वयं कैसे अपना सकता है। तो आखिरकार राजलक्ष्मी बिनोदिनी की शादी अपने एक दूर के रिश्तेदारी में करवा देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में बिनोदिनी विधवा हो जाती है। इसी दौरान महेंद्र की काकी अन्नपूर्णा की ये इच्छा रहती है कि महेंद्र की शादी उसकी भांजी आशालता से हो। लेकिन शादी ही ना करने का प्रण लिया हुआ महेंद्र आशालता की शादी बिहारी से करने का प्रस्ताव रखता है, जिससे काकी भी सहमत हो जाती है। तो काकी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए बिहारी भी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है और फिर बिहारी और महेंद्र लड़की देखने के लिए आशालता के घर चले जाते हैं। आशालता जो अनाथ है, इसीलिए वो अपने बड़े काका के घर में उनके साथ रहती है। आशालता बहुत ही युवा और बहुत ही सुंदर है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ या फिर सामाजिक नीतिमत्ताओं से अनजान, थोड़ा-सा बचकाना स्वभाव है उसका, जो बिनोदिनी से बिल्कुल ही विपरीत है। युवा और सुंदर आशालता को देखने के बाद महेंद्र का मन परिवर्तन हो जाता है और वो शादी के लिए उत्सुक हो जाता है। तो अपने दोस्त बिहारी को ये कहकर मनाने की कोशिश करता है कि बहुत सालों से उसकी काकी की ये इच्छा रही है कि आशा की शादी महेंद्र से हो, इसीलिए उसे अपनी काकी माँ का इच्छा का मान रखते हुए ये शादी से हाँ करनी चाहिए। बिहारी अपने दोस्त की चतुराई समझ जाता है, लेकिन उसकी खुशी के लिए अपनी मान्यता दे देता है। तो इस तरह आखिरकार महेंद्र की शादी हो जाती है आशालता से। शादी के बाद महेंद्र और आशा अपने वैवाहिक जीवन के आनंद में पूरी तरह से खो जाते हैं और बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
महेंद्र की माँ राजलक्ष्मी ये चाहती है कि उसकी बहू घर के कामकाजों पे ध्यान दे, कामकाज सीखे और घर के कामकाजों को ही अपनी प्राथमिकता बना ले। लेकिन महेंद्र इस बात से मना कर देता है, ये कह के कि उसे आशा को शिक्षित करना है, उसे आशा को पढ़ाई-लिखाई सिखानी है। और इस तरह महेंद्र अपना पूरा समय आशालता के साथ अपने कमरे में अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए और उसे शिक्षित करते हुए बिताता है। पूरी ज़िंदगी अपनी माँ का आँचल थामे बड़ा हुआ और हर एक चीज़ के लिए अपनी माँ के ऊपर निर्भर महेंद्र जब शादी के बाद पूरी तरह से अपनी माँ को नज़रअंदाज करने लगता है, तो राजलक्ष्मी के मन को एक ठेस पहुँचती है और वो अपने गाँव बरसत जाने का प्रस्ताव रखती है। महेंद्र भी तत्काल उससे राज़ी हो जाता है और विवशतापूर्ण फिर राजलक्ष्मी को अपने गाँव जाना पड़ता है। बिहारी उनके साथ जाता है उन्हें गाँव तक छोड़ने के लिए, लेकिन कुछ दिन वो वहीं पे रुक जाता है। गांव में आने के बाद राजलक्ष्मी की मुलाकात बिनोदिनी से होती है, जो अब विधवा है। और बिनोदिनी राजलक्ष्मी की सेवा में ही जुट जाती है। तो आखिरकार बिनोदिनी और राजलक्ष्मी में एक अच्छा नाता बन जाता है, एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। राजलक्ष्मी को ये विश्वास रहता है कि उसकी अनुपस्थिति में उसके बेटे और उसकी बहू को उसकी अहमियत का पता चलेगा और वो महेंद्र जल्दी ही उसे वापस बुला लेगा। दिन बीतते चले जाते हैं और राजलक्ष्मी बड़ी ही बेसब्री से महेंद्र की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। महेंद्र की चिट्ठी आती जरूर है, लेकिन राजलक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि बिहारी के लिए। उसमें अपनी माँ के लिए कुछ थोड़ी बहुत औपचारिक बातें छोड़ के पूरी चिट्ठी अपने वैवाहिक जीवन के आनंद के रस से ओतप्रोत भरी पड़ती है। राजलक्ष्मी बड़ी ही बेचैनी से बिहारी को कहती है कि वो चिट्ठी पढ़ के सुनाए, लेकिन बिहारी बड़ी ही सूझबूझ से सिर्फ औपचारिक बातें उन्हें सुनाता है और बाकी इस खत में ज़्यादा कुछ नहीं है कह के वो खत को वापिस रख देता है। राजलक्ष्मी समझ जाती है कि बिहारी उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए बिहारी की अनुपस्थिति में वो बिनोदिनी को बुलाकर उससे ये चिट्ठी पढ़ने के लिए कहती है। विनोदिनी चिट्ठी पढ़ना शुरू करती है, लेकिन कुछ भाग पढ़ने के बाद वो रुक जाती है और वो समझती है कि इससे आगे पढ़ना ठीक नहीं होगा। राजलक्ष्मी भी ये समझ जाती है कि इसके आगे चिट्ठी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और इसीलिए वो बहुत ही कष्टी मन से वो चिट्ठी वापस ना लेने का कष्ट उठाते हुए वहीं से निकल जाती है। विनोदिनी वो चिट्ठी लेकर अपने कमरे में जाती है और उत्सुकता से विवश होकर वो पूरी चिट्ठी पढ़ डालती है। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद उत्सुकता की एक चिंगारी विनोदिनी के मन में जागृत हो जाती है महेंद्र के लिए, आशालता के लिए और उनके वैवाहिक जीवन के उस आनंद के लिए जो खत में पूरी तरह से लिखा गया होता है। और विनोदिनी विधवा होने के कारण समाज व्यवस्था ने जो निर्बंध या जो परिस्थितियां उसके ऊपर डाली होती है, उनके खिलाफ एक विद्रोह विनोदिनी के मन में जागृत हो जाता है। कुछ दिनों बाद महेंद्र अपनी माँ को वापस बुला लेता है और उसके माँ के साथ चली जाती है विनोदिनी। तो इस तरह नए नवेले विवाहित महेंद्र और आशालता और उनके विवाह के बाद उनसे थोड़े से दूर चले गए बिहारी के जीवन में उत्साह और विद्रोह की चिंगारी मन में लिए हुए विनोदिनी का जब आगमन होता है, तो उनका जीवन किस तरह से बदल जाता है और अलग अलग घटनाएं किस तरह से अलग अलग मोड़ लेती है, इस सब की कहानी है चौखेर वाली। जब विनोदिनी महेंद्र के घर में प्रवेश करती है और आशालता के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, तब उसका बागी मन ये सोचे बिना रह नहीं पाता कि उससे मूलतः इस घर की बहू बनना अपेक्षित था। वो आशालता से रूप में, कला गुणों में या फिर घर के कामकाजों में, हर चीज में आशालता से बेहतर है। तो क्यों बिहारी और महेंद्र ने उसे ये अधिकार ना देते हुए आशालता को अपना लिया, जो महज एक सुंदर गुड़िया के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर विनोदिनी उस घर की बहू बनती, तो वो उस घर को राजमहल जैसा और महेंद्र को राजा के जैसा रखती और उसे ये पूरा अधिकार है अपना आनंद और अपना सुख पाने का। और फिर विनोदिनी के इन्हीं विचारों के साथ शुरू हो जाता है दोस्ती और प्रेम का एक ऐसा खेल, जो जाने अनजाने में शुरू तो विनोदिनी से किया गया होता है, लेकिन कब वो विनोदिनी के हाथ से छूटकर प्रेम, कामना, वासना से आगे बढ़कर जलन, मत्सर, नफरत और घृणा की आग में परावर्तित हो जाता है। और ये आग ना सिर्फ विनोदिनी बल्कि महेंद्र, बिहारी और आशालता को कब अपने चपेट में ले लेती है, इसका पता ही नहीं चलता। दोस्ती, प्रेम, जलन, धोखा और नफरत की इस आग से सुलग कर सोने की तरह तमतमाती हुई जो फिर बाहर निकलती है, वो है कहानी चोखेर बाली। रविंद्रनाथ जी इस कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पे करते हैं जिस अंत पे 21वीं सदी का वाचक पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाता।
लेकिन जिस तरह से लेखक ने पूरी कहानी का ढांचा रचा है और जिस समय में ये कहानी लिखी गई है, उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये अंत सही भी लगता है। तो इस तरह आपका मस्तिष्क सहमत हो जाता है बिनोदिनी के लिए लिखे गए इस अंत से, लेकिन आपका मन चाहता है कि बिनोदिनी के लिए इस कहानी का कुछ अलग अंत होना चाहिए था। तो इस तरह आपके मन और मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व के कारण कहानी खत्म होने के बहुत दिनों के बाद भी इस कहानी के किरदार आपके मन में घर बनाकर रह जाते हैं। तो ये थी कहानी के बारे में कुछ बातें। अगर लेखन शैली की बात करें तो हम उस शख्स की या फिर उस लेखक की बात कर रहे हैं जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। कुछ-कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें मानवीय भाव-भावनाएँ और मानवीय स्वभाव विशेषताओं का आकलन इतना गहरा होता है कि जब वो उसे किस कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तब हमारे सामने कला का एक ऐसा आविष्कार खड़ा हो जाता है, जो दिखने में तो बिल्कुल सरल और आसान लगता है और हम उसमें पानी की तरह समा जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराइयाँ छानने की कोशिश करते हैं, तब हम अचंभित हो जाते हैं और फिर हमें ये समझ आता है कि हम इसकी गहराइयों तक कभी पहुँच ही नहीं पाएँगे। ऐसे ही एक कलाकारों में से एक रहे हैं रवींद्रनाथ टैगोर जी और ऐसे ही मेरा अनुभव रहा है उनकी इस कलाकृति चोखेर बाली के साथ। ये कहानी जब मैंने पढ़ना शुरू की तब मुझे वो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान लगी, लेकिन जैसे-जैसे मैं उसे पढ़ता चला गया वैसे-वैसे मैं उसकी गहराइयों में खोता चला गया और कहानी खत्म होने के इतने दिनों के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं इस कहानी के पूरे सभी एंगल समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कहानी की और लेखन शैली की कुछ और बातें करेंगे रेटिंग सेक्शन में। बुक द बुक देता है इस किताब को रेटिंग मस्ट रीड, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क कांट बी रेटेड, उनकी रचनाओं को रेट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कोई स्टार्स वगैरह ऐड नहीं कर रहा। लेकिन ये किताब मस्ट रीड क्यों है, इसके कुछ अच्छे बिंदु मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी इस किताब की, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्वभाव विशेषताओं का और एक भाव-भावनाओं का एक बढ़िया मिश्रण इस कहानी में है जिसमें आप पूरी तरह से खो जाते हैं। कहानी के अलग-अलग मोड़ पे अलग-अलग किरदारों के लिए आप अलग-अलग भावनाएँ महसूस करते हैं। अगर एक चैप्टर पे एक किरदार के लिए आप सहानुभूति महसूस कर रहे हो, तो अगले ही चैप्टर पे उसी कैरेक्टर के लिए आप क्रोध महसूस करते हैं। तो इस तरह स्नेह, लगाव, क्रोध, इन सभी भाव-भावनाओं की लहरों पे आप ऊपर-नीचे होते रहते हैं। दूसरी अच्छी बात जो मुझे इस किताब की लगी, इस कहानी में कुछ संदर्भ ऐसे हैं, कहानी के संदर्भ में कुछ वाक्य रचनाएँ रवींद्रनाथ जी ने ऐसी की हुई है, जो आपको जीवन का ज्ञान प्रदान करती है और वो वाक्य रचनाएँ पढ़ने के बाद आप उनके अर्थ की सराहना किए बिना नहीं रुक पाते। अगर ऐसे ही अगर कुछ वाक्य रचना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो कहानी के बीच एक संदर्भ में महेंद्र कहता है, we fail to understand the value of that which is truly deep and stable because we can immerse ourselves in it without any effort or hindrance. But that which is merely a fleeting illusion which brings no trace of happiness, even in its fulfillment, impels us to give chase breathlessly as in a race. Hence, we take it for a coveted treasure. ऐसी और भी सुंदर वाक्य रचनाएं आप इस कहानी में पाएंगे। तीसरी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस कहानी की वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य का समय का वर्णन। उस समय अपनी भाव-भावनाएँ चिट्ठियों के द्वारा व्यक्त करना, चिट्ठी के उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार करना, चिट्ठियाँ गलत हाथों में पड़ना, उनका गलत इस्तेमाल होना, ये सभी बातें 21वीं सदी में बैठकर पढ़ने में बहुत ही रंजक लगती है। और साथ ही जिस तरह से उस समय का और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया है, चाहे फिर वो बाल विवाह हो या फिर विधवाओं की तरफ देखने का समाज का एक दृष्टिकोण हो, इनका बहुत ही बढ़िया चित्रण रवींद्रनाथ जी ने अपनी इस कहानी में किया है। तो ये जो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपको अनुभव करनी है तो आपको स्वयं ये किताब पढ़नी चाहिए। आप ये किताब ज़रूर पढ़िए और ये किताब आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किए कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी अलग राइटर की अलग कहानी के साथ, तब तक के लिए कीप रीडिंग।